नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में दिखने वाले हैं आज जो आपकी 24 जुलाई 2021 को रेलवे एनटीपीसी के प्रथम पारी का एग्जाम हुआ है। तो जीके के टोटल 40 सवाल पूछे गए थे, उसमें से 36 सवाल एग्जैक्ट वो एक्स्ट्रा फैक्ट सही जानने वाले हैं। प्रथम पारी में जो पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज किया गया है, स्टेटमेंट से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो देखेंगे कौन से सवाल किस टाइप से पूछे गए हैं, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने से अपने पूछे गए सवाल भेज सकते हो, इसके लिए टेलीग्राम से जुड़ना होगा। ये सभी आज के प्रथम पारी में पूछे गए सवाल कवर करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, ऑल इंडिया में क्या रैंक आ सकते हैं एग्जाम से पहले ही पता करने के लिए, या फिर कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना जरूरी है। स्मार्ट वर्क यानी आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो और इसमें भी सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिलने वाले हैं। यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 40 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी आपके लिए सूटेबल पास है। जैसे कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ एसएससी कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में एक बार लेने और सारे एग्जाम्स का अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। जो एग्जाम में आपको डैशबोर्ड और इंटरफेस देखने को मिलता है, सेम पैटर्न से यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा और टीटीजी के कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जो आज आपके प्रथम पारी में जीके के सवाल पूछे गए हैं, देखिएगा पहला सवाल, गणतंत्र दिवस 2021 परेड में हिस्सा लेने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। आप सभी को पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर यह पूछ ले कि अवार्ड दिया किसने, किसके द्वारा दिया गया है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है। तो किरण रिजिजू जो उस समय खेल मंत्री हुआ करते थे, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। आप कमेंट करके बताना वर्तमान में किरण रिजिजू है वो किस मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ये अवार्ड दिया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। जो उत्तर प्रदेश की झांकी ने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, तो उनका विषय क्या था झांकी का, तो थीम थी, विषय थी अयोध्या पर थी। अयोध्या उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी थीम हो जाएगी। त्रिपुरा झांकी को सेकंड स्थान और उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिला था। अगला सवाल, नीता अंबानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कौन सा ऐप लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के द्वारा हर सर्किल, ये ऐप का नाम है, हर सर्किल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये जो ऐप रहेगा एक डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को और तेजी से सशक्त बनाना है। उन्हें बातचीत हो गया, एंगेजमेंट है, कोलेब्रेशन है, आपसी सहयोग के लिए सुरक्षित स्पेस उपलब्ध कराना। तो ये ऐप स्पेशली महिलाओं के लिए नीता अंबानी ने लॉन्च किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को। नाम है इसका हर सर्कल, जो आपको पूछा गया है। अगला सवाल, मार्च 2021 में स्वेज नहर में 6 दिन फंसे रहने वाले जहाज का नाम क्या है। स्वेज नहर में 6 दिन फंसा रहने वाला जो जहाज है, मार्च 2021 में ये हुई थी घटना, एवर गिवेन इसका नाम हो जाएगा। एवर गिवेन ये जहाज का नाम है। इससे पहले एनटीपीसी एग्जाम में स्वेज नहर से 2-3 सवाल पूछे गए हैं कि स्वेज नहर है ये है कहाँ पर, तो इजिप्ट में है। किनको आपस में कनेक्ट करती है, तो स्वेज नहर है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये भी सवाल पूछा गया एनटीपीसी में। इसको कब खोला गया था, 1868 में खोला गया। यदि आप चाहते हो कि एनटीपीसी के जो टॉपिक वाइज 3500 क्वेश्चन है, 46 टॉपिक की पीडीएफ फाइल है, तो टॉप ट्रेंडिंग जीके.इन वेबसाइट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। काफी कुछ सवाल वहां पर रिपीट भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट सही सवाल कवर किए गए हैं। तो वहां पर आप नाम मात्र का पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी एरर आती है तो आप मेल कर सकते हो, वेबसाइट पर सारी आपको लिंक या फिर डिटेल मिल जाएगी। परम सिद्धि किस प्रकार का कंप्यूटर था। परम सिद्धि की बात करें तो ये सुपर कंप्यूटर है। परम सिद्धि ने एक रिकॉर्ड बनाया था 2020 में, जो ये भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है। ये दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में 63वां रैंक हासिल किया था। तो ये भारत का सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। एशियन से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो कथन से काफी सवाल पूछे गए हैं, 15 के आसपास सवाल है, इसलिए आज पूरे सवाल भी नहीं मिले हैं। हमेशा जो 40 में से लगभग 38, 39 मिल जाते हैं, आज 35 मिले हैं, क्योंकि काफी कुछ अलग टाइप से सवाल पूछे गए हैं। एशियान से संबंधित कौन सा कथन गलत है। वैसे ये सवाल आपने देखे तो हुए, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। बाकी सवाल तो इजी है, सभी देखे हुए सवाल आप कह सकते हो। आसियान की बात करूं तो ऑप्शन क्या थे इसमें, 10 सदस्यीय देश है, सही है। शुरुआत में 3 देशों ने मिलकर, बिल्कुल गलत है। शुरुआत में 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना है वो 1967 में की थी, ये भी ऑप्शन में दे रखा था। तो एक था कि 3 देशों ने मिलकर की थी, जो कि गलत है। आसियान की बात करें, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना है वो 5 देशों के द्वारा की गई थी।
5 देश कौन से हैं? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के द्वारा इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो जाएगी। वर्तमान में इसके सदस्य देश जो ऑप्शन में भी दे रखा था 10 है, एग्जाम में आ जाए कौन सा नहीं है आसियान का। 10 है दोस्तों, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस हो गया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम है। इसकी ट्रिक क्या है? आसियान के सीएम का सिम और बीपीएल टीवी खो गया है। ये आप ट्रिक रिलेट करके बना सकते हो कि आसियान का जो सिम का सीएम का सिम है वो और बीपीएल टीवी है वो खो गया है। इसके संस्थापक सदस्य जैसे कि 5 देश थे। सचिवालय या फिर जो मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना होगी, आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी हो जाएगी। पहली बैठक हुई थी 1976 में जिसका एजेंडा शांति और सहयोग का था। 2020 में इसकी जो समिट हुआ है हनोई वियतनाम में हुआ। 2021 में होने वाला ब्रुनई में। नेक्स्ट वन देखिएगा, औरंगजेब के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो ऑप्शन था शाहजहां एवं मुमताज का दूसरा पुत्र है, ये पहला ही गलत है विकल्प। और बात करूं अन्य ऑप्शन की तो 18वीं सदी में औरंगजेब की मृत्यु हुई है, बिल्कुल सही है। 18वीं सदी में ही औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, 1707 में उनकी मृत्यु हुई थी। और फिर बात करूं यहाँ पर ये भी दे रखा था ऑप्शन में कि इसी के बाद में यानी मृत्यु के बाद मुगल शासन का धीरे धीरे पतन होने लगा है, बिल्कुल सही कहा है। आलमगीर के नाम से इसे जाना जाता है, ये भी करेक्ट है। अपने पिता को आगरा किला में इन्होंने बंदी बनाया था, ये भी सही है। तो ये कौन सी संतान है औरंगजेब की बात करूं तो ये है शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान है, न कि तीसरी। और तीसरी ऑप्शन में था दूसरी संतान, दूसरी नहीं, ये तीसरे बेटे और छठी संतान है। और इन्होंने 1658 में औरंगजेब की बात करें तो शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना लिया था। उनके पिता शाहजहां को आगरा किला में बंदी बनाया और स्वयं को शासक घोषित किया। और दारा सिकोह इनका भाई था ना, उनको गद्दारी के आरोप में फांसी दे दी गई थी। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से आरंभ कराया जिसे अकबर ने खत्म किया था। इनका जो शासनकाल रहा वो 1658 से 1707 तक रहा है। 1707 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका राज्याभिषेक है शालीमार बाग में हुआ था 13 जून 1659 को। अगला सवाल देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इनसे संबंधित गलत कथन कौन सा? ये भी पूछे गए। तो सवाल तो इजी पूछे गए, सभी आपके देखे हुए, थोड़ा डिटेल में जानना है आपको। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें, इसमें भी एक इजी सा ऑप्शन था कि इससे पहले चोरी चोरा कांड हुआ था, ये गलत दे रखा था। इसके बाद में हुआ था ना चोरी चोरा, क्योंकि ये तो 1919 में हुआ था और जो आपका चोरी चोरा कांड ये 1922 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपके बाद में हुआ था। और इससे संबंधित अन्य क्या ऑप्शन थे कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, करेक्ट है। रोलेट एक्ट के विरोध में, ये भी आ चुके हैं सभी सवाल, आप देख सकते हो टॉपिक वाइज मैंने कवर किए हैं। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, सही है। इससे पहले ये गलत दे रखा था। बाकी थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कहां पर हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। और बात करूं यहाँ पर डायर के आदेश पर गोली चलाने का आदेश दिए गए थे। उस समय वायसराय कौन था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो हत्याकांड है रोलेट एक्ट के विरोध का ही परिणाम है, उसी के कारण वहां पर एकत्र हुए थे लोग। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है किस आयोग का गठन किया गया था? तो जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया गया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति भी नियुक्त की थी। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब की गवर्नर जनरल जो माइकल ओ ड्वायर हैं, इनको लंदन में जाकर गोली किसने मारी थी? एनटीपीसी एग्जाम में 3 से 4 बार रिपीट होता है ये सवाल। लंदन में जाकर जनरल ओ ड्वायर को गोली मारी थी उधम सिंह ने, कब? 13 मार्च 1940 को। अब एक ऑप्शन था कि इनके पहले हुआ था चोरी चोरा कांड, ये बाद में हुआ था। चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में जो चोरी चोरा नामक स्थान है वहां पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकने की कोशिश की और इसका रिजल्ट क्या रहा कि वहां पर जो जनता थी क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी, एक थानेदार की भी। और इस घटना से गांधी जी वो स्तब्ध रह गए थे क्योंकि गांधी जी हैं वो अहिंसा के समर्थक थे। इसके कारण 12 फरवरी 1922 को जो बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई और फाइनली असहयोग आंदोलन को यहाँ पर समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। एग्जाम में आता है किस कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था? तो यही कारण रहा है चोरी चोरा कांड का। अगला सवाल देखिएगा, डब्ल्यूटीओ के बारे में गलत कथन पूछा हुआ है। डब्ल्यूटीओ में एक ऑप्शन दे रखा था वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं कह रहा हूँ सवाल में ऑप्शन तो इजी थे लेकिन थोड़ा पैटर्न चेंज किया गया था जो कि गलत है बिल्कुल। डब्ल्यूटीओ नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, व्यापार संगठन है। अब देखिए एग्जाम में डब्ल्यूटीओ से एक और सवाल पूछा जाता है, इसकी जो डब्ल्यूटीओ है ये किस समझौते के तहत स्थापित हुआ है? तो इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को हुई है मार्केस समझौते के तहत। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, सदस्य देश 164 है। इसका जो 12वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है MC12 है, ये अभी हो जाएगा आपके 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में। पहले ये जून 2021 में होना था लेकिन इसको पोस्टपोन करके कर दिया गया है, ये दिसंबर 2021 में होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। पहले कजाकिस्तान में होना था नूर सुल्तान में, अभी ये चेंज हो गया है। अगला सवाल देखिएगा,
लोकसभा के द्वारा कौन सा विधेयक पेश नहीं किया जाता है? तो क्या ऑप्शन थे आप कमेंट करके बताना। लोकसभा के द्वारा कौन सा विधेयक बिल है वो पेश नहीं होता है। बाकी बात करूं लोकसभा में कौन सा होता है या फिर राज्यसभा में कौन सा नहीं होता है, तो आपका धन विधेयक है ये केवल लोकसभा में पारित होता है और इसके उपरांत ये राज्यसभा में जाता है, विचार के लिए भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पर स्वीकृति अनिवार्य नहीं होती है। राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है, 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, नहीं देते तो अन्यथा भी इसे पारित माना जाता है। तो ये जो धन विधेयक है केवल लोकसभा आप कह सकते हो। बाकी यहाँ पर पूछा था लोकसभा के द्वारा कौन सा विधेयक पेश नहीं किया जाता है, क्या ऑप्शन थे बताना। जवाहरलाल नेहरू ने किसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर है नेहरू जी ने बांधों को कहा था, डैम्स बांध है, इनको जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा कौन सा पादप समूह का नहीं है। पादप जगत की बात करें इनमें से ये देखिए एक दे रखा है आर्थ्रोपोडा, ये प्राणी जगत का है, पादप का नहीं है। बाकी आप देख सकते हो पादप जगत में ये सभी एक तो आपकी क्रिप्टोगैम्स है जो अपुष्पोद्भिद है, दूसरा पुष्पोद्भिद में फेनरोगैम्स आ जाते हैं। इसका अलग अलग वर्गीकरण इस प्रकार है, जैसे ऑप्शन में था थेलोफाइट है, तो थेलोफाइट आपके अपुष्पोद्भिद में है, थेलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट है। और पुष्पोद्भिद में दो हैं जो नग्नबीजी, आवर्तबीजी, ये ऑप्शन थे नग्नबीजी और आवर्तबीजी, ये सभी पादप जगत के ही भाग हैं। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर पूछा गया पीएम मोदी जी के द्वारा तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो ये आलू सम्मेलन जनवरी 2020 का में हुआ था, ये गांधीनगर गुजरात में हुआ था। पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और इसमें नीदरलैंड है इस कॉन्क्लेव में सहयोगी देश के तौर पर भाग लिया था। अगला सवाल हैदराबाद पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? हैदराबाद और पुणे को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे है, NH-65 हो जाएगा, NH-65 है, जिसका पहले ओल्ड नेम क्या था? नो था, अभी नया नाम है NH-65 है, जो हैदराबाद और पुणे को कनेक्ट करता है। देखिए ये वैसे स्टार्ट होता है पुणे से, एंड होता है मछलीपट्टनम से, तो 926 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है इन राज्यों से होते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। एस्ट्रोजन हार्मोन का संबंध किससे है? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सभी आपको पता ही होगा। एस्ट्रोजन की बात करें तो ये एक महिला सेक्स हार्मोन है जो कि अंडाशय के द्वारा उत्पन्न होता है। ये जो हार्मोन एस्ट्रोजन है ये हार्मोन प्रजनन, मासिक धर्म चक्र, रजोनी वृत्ति है, इनके लिए जिम्मेदार हार्मोन है। और ये आपका पूछा गया था एस्ट्रोजन हार्मोन, ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिले हैं। जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था कमेंट करके बता सकते हैं क्या एग्जैक्ट थे ऑप्शन। डीआरडीओ के द्वारा विकसित एंटी कोविड मेडिसिन कौन सी है? डीआरडीओ के द्वारा विकसित है एंटी कोविड मेडिसिन है, ये हो जाएगी 2DG। 2DG का मतलब 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है, ये एंटी कोविड ड्रग है जिसको डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया, एक तरीके से पाउडर है। केपलर ग्रहों की गति का प्रथम नियम क्या है? केपलर की ग्रहों की गति के 3 नियम दिए थे केपलर ने 1609 से 1619 के मध्य। तो इन 3 नियम में पहला नियम है कक्षाओं का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट है। तो ये जो कक्षाओं का नियम क्या कहता है कि सभी ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं और सूर्य इस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर, किसी भी एक फोकस पर, दो होते हैं ना दीर्घवृत्त में, तो किसी एक फोकस पर रहेगा। सेकेंड नियम क्या कहता है? पहला तो कक्षाओं का नियम है, सेकेंड है क्षेत्रीय चाल का नियम है, थर्ड है परिक्रमण काल का नियम। ये 3 नियम हो जाएंगे केपलर के नियम में। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन से संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो ये ऑप्शन थे उत्तरी भारत में डेल्टा बनाती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, गोमुख बनाती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, इस टाइप से। गंगा ब्रह्मपुत्र है, गंगा वैसे गोमुख से निकलती है, उत्तरी भारत में ये डेल्टा शायद, क्योंकि इस साइड ये डेल्टा बना देगी आपकी, क्योंकि बांग्लादेश साइड में बनाते हैं ना पश्चिम में। तो सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, यही गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें 10,200 वर्ग किमी इलाके में सदाबहार वन है जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। और गोमुख हैं, ये जो भागीरथी हैं, गंगा नदी है, इनका जल स्रोत है, उद्गम है गोमुख से। सुंदरबन बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों के संगम से बना डेल्टा का एक मैंग्रोव क्षेत्र है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन IIFFB 2020 के तीसरे संस्करण में किसे मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में मरणोपरांत जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, इसके 3rd एडिशन 2020 में अभिनेता ओम पुरी को यह अवार्ड मिला है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ओम पुरी को दिया गया है। इसी फिल्म फेस्टिवल में जो विकास खन्ना है इनको प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया है। और मलयालम फिल्म जो कांठी है इनको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। कांठी में जो एक एक्ट्रेस है इनका नाम है शैलजा अंबू, इनको बेस्ट फीमेल एक्टर या फिर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसी फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। और इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड विक्टर बनर्जी को मिला है। अगला सवाल देखिएगा विश्व बाईसाइकिल दिवस कब
मनाया जाता था? आप कहेंगे 3 जून को मनाया जाता है। विश्व बाईसाइकिल दिवस है या फिर विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। इसकी घोषणा मनाने जाने की घोषणा है 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। चंद्रयान 2 से संबंधित गलत कथन कौन सा है? चंद्रयान 2 से संबंधित है, पूरा मैंने एक टॉपिक कवर किया जो एनटीपीसी एग्जाम में पूछा हुआ है। चंद्रयान 2 से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, तो वो पीडीएफ फाइल में टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। टॉप ट्रेंडिंग GK.in वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। चंद्रयान 2 से संबंधित गलत कथन की बात करें तो एक एग्जाम एनटीपीसी में है, इसमें पेलोड कितने, तो आप कहेंगे 13 पेलोड है। ये सभी आ चुके सवाल है। ये भी पूछा हो कि चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर M वनीता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट ने बताया कि ध्रुव से संबंधित ऑप्शन दे रखे थे चंद्रयान 2 में, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ये उतरा था। चंद्रयान 2 है जहां अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है, जो साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव है वहीं पर ये उतरा था। रितु खारदियाल है, ये मिशन डायरेक्टर थी चंद्रयान 2 की। रॉकेट GSLV मार्क 3 M1 से लॉन्च किया गया है। विक्रम लैंडर है, प्रज्ञान रोवर है इसका, ठीक है, और लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को, और वहां पर लैंड किया था चंद्रमा पर वो 6 सितंबर 2019 को किया था। इसका भार कंबाइंड भार है वो वेट के केस में 3850 किलोग्राम है, ड्राई के केस में 1308 किलोग्राम है। और इसका जो रोवर है यानी प्रज्ञान की बात हो रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है कि 6 पहिया वाहन है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी टाइप से सवाल आ सकते हैं कितने पहिया वाहन है, 6 पहिया है। प्रज्ञान हो जाएगा इसका नाम है। प्रज्ञान जो संस्कृत भाषा में ज्ञान अर्थ हो जाता है। और भारत चंद्रमा की सतह पर रॉकेट उतारने वाला इस प्रकार ये चौथा देश बना है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कौन सी घटना हुई थी? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, जैसे जस्ट तो नहीं आया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इसकी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को। और कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य हैं, एग्जाम आ चुका सवाल है। स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं और पैथेटिक लॉरेंस हैं, A.V. अलेक्जेंडर हैं। तो ये 3 सदस्य आए थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था, जो कि 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कैबिनेट मिशन ने इसका लक्ष्य था भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंपने की योजना है, सत्ता सौंपने की, उस पर विचार विमर्श करना। और इस मिशन का गठन है, कैबिनेट मिशन का गठन है ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की पहल पर हुआ था। और जो क्रिप्स मिशन है मार्च 1942, ये तो आपका कैबिनेट मिशन था। इससे जस्ट पहले आपको पूछ ले कि कैबिनेट मिशन नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था अगस्त में, ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से जस्ट पहले कौन सा मिशन था? तो वो क्रिप्स मिशन है, मार्च 1942 में हुआ था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे, इनकी अध्यक्षता में ये भारत आया था। जो कि भारत छोड़ो आंदोलन है ये क्रिप्स मिशन के बाद आया था। भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी है? तो भारत की मैं पहली पनडुब्बी की बात करूं जो स्वदेशी यानी भारत में निर्मित है वो तो INS कलवरी है। इसमें भी अलग अलग टाइप से सवाल बनते हैं, एग्जैक्ट क्या सवाल पूछा गया है तो स्वदेश निर्मित आपको पूछ ले, ये सभी पूछे हुए सवाल है। परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी है। और मैंने टॉपिक वाइज जो बताइए ना PDF उसमें सारे इंक्लूड है ये भी टॉपिक, जो पनडुब्बी का हो गया, आपके मिसाइल का हो गया, DRDO का हो गया, ये सभी स्वदेश निर्मित परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी है ये INS अरिहंत, यहाँ पर देर का परमाणु शक्ति चालित। और बाकी ओवरऑल जो भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी वो INS कलवरी हो जाएगी। और स्वदेश रूप से डिजाइन और जो निर्मित है भारत में निर्मित होने वाला पहला भारतीय युद्धपोत पूछ ले INS गोदावरी है, ठीक है। भारत में बना पहला विमान वाहक जहाज ये INS विक्रांत है। तो सारे आप यहाँ से कंसेप्ट कवर कर सकते हो। और बाकी देखिए मिसाइल की बात करूँ, भारत की जो पहली स्वदेश रूप से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी, तो वो कहेंगे आप हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल, यहाँ पर नहीं लिखा है, पृथ्वी हो जाएगी, ठीक है। ओके ये दिया हुआ है, पृथ्वी भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा ग्रैंड स्लैम 2020 में कोविड-19 के कारण रद्द करना पड़ा था? तो ये विंबलडन ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद आपके विंबलडन होता है, फिर लास्ट में आपके ये US ओपन होता है। तो ग्रैंड स्लैम जो रद्द हुआ था ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दूसरी बार रद्द करना पड़ा है विंबलडन को। तो 2021 का विंबलडन में चैंपियन की बात करूँ जो 28 जून से 11 जुलाई के मध्य हुआ है, मेन सिंगल्स में है नोवाक जोकोविच रहे हैं, पुरुष एकल उप विजेता है मार्टिनो बेर्टिनी है। ये तो सभी हो गए आपके पुरुष एकल में। बात करूं वुमेन सिंगल में विजेता तो एशले बार्टी रही, इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया से है। मेंस डबल में निकोला मैक्टिक मैट पाविक रहे हैं, क्रोएशिया से है। वुमेन डबल में ताइपे हर्षिशु वेई और एलिस मर्टेंस है वुमेन डबल्स में। अगला सवाल देखिएगा, अल्ट प्लस टैब शॉर्टकट की का कार्य क्या है? अल्ट प्लस टैब है, स्विच करती है 2 ओपन एप्लीकेशन आपने कोई भी खोल रखी है, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाना है तो आप डायरेक्टली अल्ट और टैब कीजिए, आप स्विच कर पाएंगे
एक से दूसरे विंडो में। बाकी अन्य कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बताऊं तो अल्ट शिफ्ट टैब की बात करें तो स्विच बैकवर्ड बिटवीन ओपन एप्लीकेशन है। जैसे कि आपने अल्ट टैब किया तो वो आगे वाली एप्लीकेशन में आप स्विच कर जाएंगे, लेकिन आप चाहते हो कि इससे पहले भी कोई एप्लीकेशन ओपन है, बैक में जाना हो तो अल्ट टैब तो दबाना ही दबाना, साथ साथ आपको शिफ्ट भी प्रेस करना है ताकि आप बैक वाले एप्लीकेशन में स्विच कर पाओ। अल्ट प्लस F4 है, ये ओपन जो भी प्रोग्राम है उसको क्लोज करना है डायरेक्टली। यहाँ पर आप क्रॉस से क्लोज न करके ALT प्लस F4 से कर सकते हो शॉर्टकट से। कंट्रोल प्लस F4 है, क्लोज विंडो इन प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम में अलग अलग विंडो, जैसे कि क्रोम ब्राउजर में आपने अलग अलग वेब ब्राउजर में अलग अलग विंडो खोल रखी है, उसी स्पेशल विंडो को क्लोज करना है तो आप कंट्रोल के साथ F4 करेंगे, और पूरा प्रोग्राम ही क्लोज करना है तो अल्ट के साथ F4 करेंगे। एक होता है कंट्रोल अल्ट डिलीट है, जहां पर ऑप्शन मिलेंगे आपको जैसे ही ओपन करेंगे ये तो मेन्यू मिल जाएंगे रिबूट का, साइन आउट का, शट डाउन का, टास्क मैनेजर का। यहाँ पर अगला सवाल, किस प्रकार की मिट्टी है इसमें नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है, तो आप कहेंगे काली मिट्टी में। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी पाई जाती है या फिर सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी, तो आप कहेंगे जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी है, ये नदियों के द्वारा काट कर लाई जाती है, और जो सबसे अधिक नमी धारण करने की क्षमता वाली मिट्टी काली मिट्टी, याद रखिएगा। CPU के मदरबोर्ड में कौन सा इंटरनल मेमोरी होता है, तो ये रैम हो जाएगा। एक सवाल था कुछ अनुसूची शेड्यूल 7 से पूछा गया था, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है। तो शेड्यूल 7 की बात करें तो 3 इसमें सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। नेक्स्ट वन देखिएगा, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट नहीं होती है मंत्रिपरिषद में। एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री में 2 होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभाव, एक सीधे राज्य मंत्री, ये भी होते हैं, और डिप्टी मिनिस्टर भी होते हैं, उप मंत्री भी जरूर इसमें इंक्लूड होते हैं मंत्रिपरिषद में, तो ये लोकल गवर्नमेंट अलग हो जाएगा। कौन से एक्सप्रेस वे को 2023 तक बनाने का लक्ष्य है, तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, इसे 2023 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अचार को सुरक्षित रखने या फिर परिरक्षण के लिए क्या मिलाया जाता है, या फिर एसिड पूछा है तो परिरक्षण के लिए, अचार को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट उसमें मिलाया जाता है। बाकी नमक भी यहाँ पर कार्य करता है। चार मीनार से संबंधित गलत कथन कौन सा है, चार मीनार की बात करें तो ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक या फिर मस्जिद है, और मूसी नदी के किनारे ये स्थित है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद तेलंगाना में है। इसका निर्माण है 1591 में किया गया था। ठीक है, किन्होंने किया था, सुल्तान मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में चार मीनार का निर्माण किया था। वास्तुकार थे मीर मोमिन अस्तरबाड़ी। स्टाइल इसकी है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ये निर्मित है। इसकी हाइट है 48.7 मीटर की। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित गलत कथन है, रिपीट हुआ सवाल योजना में इससे पहले आ चुका है। शुरुआत इसकी 2015 में हुई थी, 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है वर्ष 2020 तक, जब शुरुआत हुई थी कि वर्ष 2020 तक 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। फिर यहाँ पर ये योजना है ऐसे लोगों को रोजगार देगी जो कि कम पढ़े लिखे हो या फिर बीच में स्कूल छोड़ चुके हो। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान किससे संबंधित है, तो ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान है ये प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए है। 20 जून 2020 को पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया अभियान है, जो कि जब लॉन्च हुआ था अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिन तक प्रवासी श्रमिकों की है यहाँ पर निश्चित रोजगार उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। अगला सवाल देखिएगा, स्थानीय पौधे और प्रजाति किस पर निर्भर करते हैं, इस टाइप से एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कौन सा गलत कथन है, कौन सा कथन गलत है, तो ये भी ऑप्शन नहीं मिले थे, तो आप कमेंट करके बता सकते हो जिन भी कैंडिडेट का प्रथम पारी में एग्जाम था। तो इस टाइप से आज 40 में से 35 सवाल ही मिल पाए हैं। काफ़ी पैटर्न चेंज था, इसलिए स्टूडेंट है स्पष्ट रूप से सवाल नहीं बता पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिन भी कैंडिडेट को सवाल याद हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं PDF फाइल में इंक्लूड कर दूंगा जो आपको नाइट को PDF फाइल मिलती है। बाकी आप ये टॉपिक वाइज PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो, आप देख सकते हो सारे टॉपिक यहाँ पर साइंस के हो गए 677 के जो क्वेश्चंस है, फिर आपके करंट अफेयर्स हैं, ये कंप्यूटर के हैं, सारे पूछे हुए NTPC में सवाल हैं। फेस्टिवल में की कितने सवाल यहाँ पर देख सकते हो, सारे 46 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो इसकी PDF आप top trending gk.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।